नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज फ्यूचर में। मैं आपका शुभम गुप्ता। आज मैं आपको बड़ी ही अच्छी बात कही गई है कि समय के पास इतना समय नहीं कि आपको दोबारा समय देख सके। इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर समय निकल गया तो वो समय भी नहीं रहेगा और ना समय भी आएगा। तो जो भी कार्य करना है तो हमें समय ही रहते ही कार्य करना चाहिए, जिसके हम आगे सफल हो सकें और ज़िंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। तो चलिए आज की न्यूज़ को देखते हैं। विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। हर साल WHO इस दिन को 14 जून को रक्त दान के लिए स्वच्छ रक्त और रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाता है। इस साल का नारा है गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। इस दिन को पहली बार 2004 में मनाया गया था, जबकि 2005 में 58वीं बार विश्व स्वास्थ्य सभा में इसे वार्षिक वैश्विक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था। यह दिन ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी और चिकित्सक कार्ल लाइटनस्टाइनर के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ने आधुनिक रक्तदान का जनक माना जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस हर साल विभिन्न देशों द्वारा आयोजित किया जाता है। इस साल इटली इस कार्यक्रम की मेजबानी करेगा, जो 14 जून 2021 को रोम में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। शुक्र पर ESA द्वारा मिशन। नासा के नक्शे कदम पर चलते हुए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA ने घोषणा की कि उसने एनविजन को अपने अगले आर्बिटर के रूप में चुना है, जो 2030 के दशक में शुक्र को दौरा करेगा। ESA के मिशन के मूल में यह सवाल है कि कैसे पृथ्वी और शुक्र जो आमतौर पर एक ही आकार और संरचना के हैं, कैसे एक दूसरे के इतने अलग तरीके से विकसित हुए। इनविजन के लिए सबसे पहला प्रक्षेपण अवसर 2031, उसके बाद 2032 और 2033 में है। एक बार एरियन 6 रॉकेट पर प्रक्षेपित होने के बाद अंतरिक्षयान को शुक्र तक पहुंचने में लगभग 15 महीने तथा कक्षा की परिक्रमा हासिल करने में 16 महीने और लगेंगे। अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने, वातावरण में गैसों की निगरानी और इसकी सतह संरचना का विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों को ले जाएगा। नासा द्वारा प्रदान किया गया एक रेडार सतह की छवि बनाने और उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा। शुक्र के लिए एक और ESA के नेतृत्व वाले मिशन का अनुसरण किया, जिसे वीनस एक्सप्रेस 2005-14 कहा जाता है, जो वायुमंडलीय अनुसंधान पर केंद्रित है और ग्रह की सतह पर ज्वालामुखी हॉटस्पॉट की ओर इशारा करता है। इसके अलावा जापान की आंशिकी अंतरिक्ष यान भी 2015 से ग्रह के वायुमंडल का अध्ययन कर रहा है। शुक्र के बारे में जानते हैं। यह चंद्रमा के बाद आकाश में दूसरी सबसे चमकीली चीज़ है। यह अपने घने बादलों के कारण चमकीला दिखाई देता है, जो प्रकाश को परावर्तित और बिखेरता है। जबकि शुक्र, जो सूर्य के सबसे निकट का दूसरा ग्रह है, इसे पृथ्वी के समान आकार के कारण पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। परंतु इन दोनों ग्रहों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। शुक्र पर सतह का तापमान 4 से 21 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, जो सीसा को पिघलाने के लिए पर्याप्त गर्म है। यह ग्रह के घने वातावरण के कारण है, जो गर्मी को ट्रैप करता है और उसे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाता है, जबकि यह सूर्य के निकटतम ग्रह बुध के बाद दूसरा स्थान पर है। यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में आगे बढ़ता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी दूरी पर पीछे की ओर घूमता है। इसी के कारण से इस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। शुक्र पर एक दिन 243 पृथ्वी दिनों के बराबर होता है, क्योंकि यह पृथ्वी और अधिकांश अन्य ग्रहों के विपरीत घूमता है। सूर्य के पास चंद्रमा और छल्ले नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली। किरेन रिजिजू ने एथलीट को दी जाने वाली स्पोर्ट्स मेडिसिन और पुनर्वास सहायता को सुव्यवस्थित करने के लिए सेंटर एथलीट इंजरी मैनेजमेंट सिस्टम के सेम्स प्रारंभ किया। इसका उद्देश्य एथलीट की भौगोलिक स्थिति के निकटतम खेल चोट प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। युवा मामले
और खेल मंत्रालय द्वारा अपनी तरह की पहली पहल है। सेम्स पूरे देश में एथलीटों के लिए उचित चोट उपचार प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने में मदद करेगा। यह उन एथलीटों के समर्थन के साथ शुरू होगा जो लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना विकास समूह का हिस्सा है कि 2024 उसके बाद के ओलंपिक खेलों में भाग लेने की उम्मीद है। सेम्स में निम्नलिखित 4 संरचनाएं होगी: एथलीट वेलफेयर सेल, ऑन फील्ड स्पोर्ट्स मेडिसिन विशेषज्ञ, राष्ट्रीय अनुसंधान संसाधन, रेफरल टीम और एक केंद्रीय कोर टीम। सेम्स की कोर कमेटी में डॉक्टर SKM मारिया, डॉक्टर दिनसा पारदीवाला, डॉक्टर BV श्रीनिवास और श्रीकांत अयंगर जैसे प्रतिष्ठित शीर्ष विशेषज्ञ शामिल हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। कोलसेविन के साथ कोविड-19 रोगियों पर नैदानिक परीक्षण। CSIR और लक्साइल लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद को भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI द्वारा कोविड-19 रोगियों के उपचार के दौरान नैदानिक परिणामों में सुधार के लिए कोलसिनिक दवा की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए 2 आर्म फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए विनियामक की मंजूरी मिल गई है। इस दवा का उपयोग गठिया और बेहसीट बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। लक्षाय के CEO डॉक्टर राम उपाध्याय ने बताया कि भारत में भर में कई साइटों पर मरीजों का नामांकन शुरू हो चुका है और अगले 8 से 10 हफ्तों में परीक्षण पूरा होने की संभावना है। हालांकि नैदानिक अध्ययन में प्रमुख चिकित्सक पत्रिकाओं को कोलसेविन के बारे में बात रिपोर्ट किया है, जो कार्डियक सर्जरी और एट्रियल फाइब्रिलेशन एलिवेशन के बाद आवर्तक पेराकार्डियक पोस्ट पेराकार्डियोटॉमी सिंड्रोम और पेरिप्रक्रियात्मक एट्रियल फाइब्रिलेशन की दरों में उल्लेखनीय कमी के साथ जुड़ा हुआ है। कोलसिन एक दवा है जिसका उपयोग गठिया और बेहसीट बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। गठिया में यह नैसेट्स या स्टेरॉइड के मुकाबले कम इस्तेमाल किया जाता है। कोलसिन के अन्य उपयोग में पेराकार्डिटिस और पारिवारिक भूमध्य जड़ का प्रबंधन शामिल है। कोलसिन एक संकीर्ण चिकित्सकीय सूचकांक है और इसलिए ओवरडोजिंग एक महत्वपूर्ण जोखिम है। कोलसिन के आम दुष्प्रभाव में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल परेशानियां शामिल हैं, खासकर उच्च खुराक पर। गंभीर दुष्प्रभाव में निम्न रक्त कोशिकाएं और रैप्डोमायोलिसिस शामिल हो सकते हैं और दवा अधिक मात्रा में घातक हो सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। युद्ध संचालन इतिहास का अवर्गीकरण और संकलन। राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय द्वारा युद्ध ऑपरेशन संबंधी इतिहास के संग्रहण वर्गीकरण और संकलन प्रकाशन संबंधी नीति को मंजूरी दे दी है। अभिलेखों के वर्गीकरण की जिम्मेदारी संबंधित संगठनों की है, जैसा कि लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और सार्वजनिक रिकॉर्ड नियम 1997 में निर्दिष्ट है। में परिकल्पना की गई है कि रक्षा मंत्रालय के तहत प्रत्येक संगठन जैसे कि उचित रखरखाव, अभिलेखीय और इतिहास लिखने के लिए रक्षा मंत्रालय MOD का विभाग सेवाएं एकीकृत रक्षा कर्मचारी, असम राइफल्स और भारतीय तटरक्षक रिकॉर्ड को युद्ध डायरी, कार्यवाही के पत्र और परिचालन रिकॉर्ड बुक आदि सहित इतिहास में स्थानांतरित करेंगे। 25 वर्ष के अधिक पुराने अभिलेखों का अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। युद्ध संचालन इतिहास संकलित होने के बाद भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। एक महिला मोटरसाइकिल अभियान। सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा आयोजित पहली एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान को श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में BRO मुख्यालय से हरी झंडी दिखाई। 10 साल और 21,000 किलोमीटर गाड़ी चलाने के अनुभव के साथ 29 वर्षीय महिला बाइकर सुश्री कंचन उर्गुर संडी 24 दिनों में 3187 किलोमीटर की यात्रा करने की चुनौती ले रही हैं। अभियान के हिस्से के रूप में वह मुलिंगमा दर्रे को पार करेंगे, जो BRO द्वारा निर्मित दुनिया में 19,301 फीट की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा मोटर योग्य दर्रा है। सीमा सड़क संगठन BRO के बारे में जानते हैं। यह भारत में एक सड़क निर्माण कार्यकारी बल है जो भारतीय सशस्त्र बलों को सहायता प्रदान करता है और इसका एक हिस्सा है।
बीआरओ भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मित्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। बीआरओ को बर्फ हटाने जैसे संचालन सहित इस बुनियादी ढांचे को बनाए रखने का भी काम सौंपा गया है। इसका गठन 7 मई 1960 में हुआ था। इसका मुख्यालय सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में है। इसके महानिदेशक हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी और इसका आदर्श वाक्य श्रमेण सर्वम साध्यम, कड़ी मेहनत से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। नई अपशिष्ट जल उपचार तकनीक के बारे में जानते हैं। तेल के कचरे को पानी से अलग करने वाला एक किफायती विद्युत क्षेत्र समर्थित झिल्ली पृथक्करण उपकरण विकसित किया गया है। यह नवाचार निम्न स्तरीय और मध्यम उद्योगों के लिए आर्थिक रूप से व्यवहार अपशिष्ट जल उपचार तकनीक और पूंजी आवर्ती निवेश दोनों के मामले में है। कोलकाता के जादवपुर विश्वविद्यालय में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर चिरंजीव भट्टाचार्य द्वारा विकसित तकनीक अपशिष्ट जल के शोधन के लिए इलेक्ट्रोकोएलेशन और इलेक्ट्रोफ्लोटेशन एनहांस मेम्ब्रेन मॉड्यूल तकनीकों संयोजन का उपयोग करती है। इलेक्ट्रोकोएलेशन अपशिष्ट जल को शोधित करने की एक तकनीक है जो कि कण के सतह के आवेश को बदलने के लिए विद्युत आवेश का उपयोग करके निलंबित पदार्थ का समुच्चय बनाने की अनुमति देती है। इलेक्ट्रोफ्लोरेशन पानी में से बिजली का प्रवाह कराकर उत्पन्न किए गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बुलबुले का उपयोग करके पानी से निलंबित कणों का पृथक्करण करता है। इस विशेष मॉड्यूल में इलेक्ट्रोकोएलेशन और इलेक्ट्रोफ्लोरेशन एक ही स्वदेशी सेटअप में झिल्ली से जुड़े होते हैं। फीड माध्यम या अपशिष्ट जल के माध्यम से हाइड्रोजन की खदबदाहट के कारण उत्पन्न हलचल झिल्ली पर तेल के जमाव का प्रतिरोध करती है। हाइड्रोजन गैस बदलाव और दिल्ली मॉड्यूल के घूर्णन रोटेशन का सह-क्रियात्मक प्रभाव मिश्रण के भीतर और झिल्ली की सतह पर पर्याप्त हलचल पैदा करता है। झिल्ली पदार्थ के दौरान विद्युत क्षेत्र के अनुप्रयोगों से झिल्ली की आपूर्ति काफ़ी हद तक कम हो जाती है और झिल्ली की उम्र बढ़ने का लंबे समय तक सीमित करके झिल्ली का आयुकाल भी बढ़ाया जाता है। प्रकार बार बार झिल्ली बदलने की ज़रूरत नहीं होती है जिससे रखरखाव की लागत काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने मृत्युदंड कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार प्रदान करने के लिए आईसीजे समीक्षा और पुनर्विचार विधेयक 2020 पारित किया है। इस विधेयक का उद्देश्य जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे के अनुरूप कौंसल संबंधी एक्सेस की अनुमति देना है। जाधव 51 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी जिन्हें अप्रैल 2017 में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई थी। भारत ने जाधव को काउंसलर एक्सेस के इनकार करने और मौत की सज़ा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ आईसीजे का दरवाज़ा खटखटाया था। आईसीजे द्वारा की गई टिप्पणियाँ। इस्लामाबाद ने जाधव को पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लेने के तुरंत बाद जाधव की गिरफ्तारी के बारे में भारत को सूचित न करके काउंसिल संबंधों के वियना कन्वेंशन 1963 के अनुच्छेद 36 का उल्लंघन किया है। भारत को जाधव के साथ संवाद करने और उन तक पहुंचने, हिरासत में उनसे मिलने और उनके कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के अधिकार से वंचित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक निकाय है। यह 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्याय के स्थायी न्यायालय को बदलने के लिए स्थापित किया गया था। आईसीजे मुख्य रूप से अपने पूर्ववर्ती कानून के तहत संचालित होता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में शामिल है। इसके दो प्राथमिक कार्य हैं। स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों द्वारा प्रस्तुत कानूनी विवादों को निपटाने के लिए अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया पर सलाहकार बोर्ड के रूप में कार्य करना। न्यायालय के सदस्य। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 साल के कार्यकाल के लिए चुने गए 15 न्यायाधीशों से बना है। एक साथ लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए एक उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्रदान करना होगा।
निरंतरता का एक उपाय सुनिश्चित करने के लिए हर 3 साल में 1/3 न्यायालय का चुनाव किया जाता है। न्यायाधीश पुनः निर्वाचन के पात्र होते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन प्रत्येक राज्य सरकार 4 तरह की पार्टी ए समूह को नामित करती हैं, जो ICJ न्यायाधीश के कार्यालयों के लिए उम्मीदवारों का प्रस्ताव करती है। इस समूह में स्थायी मध्यस्थता न्यायालय के 4 सदस्य न्यायाधीश शामिल हैं। मशीनरी जो मध्यस्थ न्यायाधीशों को वांछित रूप में स्थापित करने में सक्षम बनाती हैं और उनके काम को सुविधाजनक बनाती है, जिन्हें भी राज्य द्वारा चुना जाता है। कानून का हिस्सा नहीं होने वाले देश उसी प्रक्रिया का पालन करते हैं जहां एक समूह उम्मीदवारों का नामित करता है। प्रत्येक समूह 4 उम्मीदवारों को नामांकित करने के लिए सीमित है, जिनमें से 2 उनकी राष्ट्रीयता के हो सकते हैं। महासचिव द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर उम्मीदवारों के नाम उन्हें भेजे जाते हैं। न्यायालय के 15 न्यायाधीशों को क्षेत्रों के अनुसार वितरित किया जाता है। अफ्रीका से 3 सदस्य होते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 2, एशिया में 3, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 और पूर्वी यूरोप से 2 सदस्य होते हैं। न्यायाधीशों की स्वतंत्रता। एक बार निर्वाचित होने पर न्यायालय का सदस्य न तो अपने देश की सरकार का और न ही किसी अन्य राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकांश अन्य अंगों के विपरीत न्यायालय सरकारों के प्रतिनिधियों से नहीं बना है। न्यायालय के सदस्य स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं, जिनका पहला कार्य अपने कर्तव्यों को निभाने से पहले खुली अदालत में एक गंभीर घोषणा करना है। वे निष्पक्ष और ईमानदारी से अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अपनी स्वतंत्रता की गारंटी के लिए न्यायालय के किसी भी सदस्य को तब तक बर्खास्त नहीं किया जाता जब तक कि अन्य सदस्य की सर्वसम्मत राय में वह अब आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करता है। न्यूज़ पर चलते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के बारे में जानते हैं। NSG और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्वविद्यालय RRU ने NSG की मुख्य सदस्यताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से साझेदारी और सहयोग के लिए इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर, जो आतंकवाद, काउंटर IED और एंटी हाईजैकिंग है। NSG एक आतंकवादी विरोध की इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 में संसद राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 के एक अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई थी। समझौते ज्ञापन का उद्देश्य क्षमता निर्माण में योगदान देना और सुरक्षा पर केंद्रित भारतीय स्टार्टअप्स को विशिष्ट आवश्यकताओं और डिजाइन और अनुसंधान परियोजनाओं के लिए NSG द्वारा तैयार समस्या बयानों को समझने में मदद करके सहायता प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यह एक गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और कार्योन्मुखी बल है। इसे एक संघीय आकस्मिक बल माना जाता है, जिसे भारत में सभी प्रकार के आतंकवाद से निपटने का विशिष्ट कार्य दिया गया है। NSG कर्मियों को उनकी काली वर्दी और उनकी वर्दी पर काली बिल्ली के प्रतीक चिन्ह के कारण काली बिल्ली भी कहा जाता है। ये रही आज की मुख्य बातें। चलिए, आज पहले हमने एक कोटेशन देखा, फिर इसके बाद विश्व राष्ट्र दिवस के बारे में जाना, फिर शुक्र पर ESA द्वारा मिशन देखा, केंद्रीय एथलेटिक्स चोट प्रबंधन प्रणाली CMC के बारे में जाना, कोवैक्सीन के साथ COVID-19 रोगियों पर नैदानिक परीक्षण के बारे में जाना, युद्ध संचालन इतिहास का वर्गीकरण और संकलन के बारे में जाना, नए अपशिष्ट जल उपचार तकनीक के बारे में जाना, कुलभूषण जाधव को मिला अपील का अधिकार के बारे में जाना, एकल महिला मोटरसाइकिल अभियान के बारे में जाना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के बारे में जाना। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।